नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो साइंस स्पेशल 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें से अब तक आपके 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 8 है, जिसमें सवाल नंबर 351 से लेकर 421 तक जो संपूर्ण बायोलॉजी यहाँ पर कवर हो रही है। 421 क्वेश्चन है लास्ट। तो इससे पहले 7 पार्ट में 350 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें बचे हुए जो 70 क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के सवाल भी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ये जो स्मार्ट बुक है मार्केट की पहली एसएससी स्पेशल 4000 क्वेश्चंस की स्मार्ट बुक है, जिसमें साइंस के अलावा बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स हैं, इनके सवाल 4000 क्वेश्चंस हैं और जिसमें साइंस के 1000 क्वेश्चंस हैं। ये पूरे बुक से ही लिए गए हैं। 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पेशल ग्रुप डी और सीएचएसएल एग्जाम में ग्रुप डी में साइंस का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स सारे कवर करने वाले हैं। बाकी इस बुक स्मार्ट बुक इसलिए है क्योंकि इसमें स्मार्ट आंसर की है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिलता है। सवाल का टीटीए दिया रहता है, कौन से सवाल का आंसर कितने सेकंड में करना चाहिए। तो ये अमेजन से भी आप बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये पार्ट 8 में सवाल नंबर 351 से कंटिन्यू करें। उससे पहले आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है टेक्स्ट बुक की तरफ से। यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस है, एक ही पास में यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ऑफर है। 12 के बजाय आपको 18 मंथ की टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है। लिमिटेड टाइम के लिए डील है, आज ही ग्रैब कीजिएगा और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये डील रहती है 12 के बजाय 18 मंथ की, जो कि काफ़ी बहुत कम बार आपको इस प्रकार का ऑफर मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसमें रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी किए हुए कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 351 देखिएगा, उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है। कौन सा उत्परिवर्तन है वंशानुगत नहीं है? तो इसमें से आपकी हो जाएगा जो सोमेटिक है, दैहिक है, ठीक है। सोमेटिक म्यूटेशन है, ये वंशानुगत नहीं है। दैहिक उत्परिवर्तन को डीएनए में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो गर्भधान के बाद होता है। दैहिक गर्भधान के बाद होता है तो वो वंशानुगत नहीं रहेगा। और इसमें क्या होता है, ये जीवाणु कोशिका को छोड़कर किसी भी कोशिका शरीर में हो सकता है, इसलिए ये वंशानुगत नहीं है। सोमेटिक जो म्यूटेशन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो 351 जो सवाल है इसको आपको 12 सेकंड के भीतर आंसर करना था। जो टीटी रहता है स्पेशल, जो मैथ वगैरह के सवाल में आपको मदद करता है, जो इसकी स्मार्ट बुक की मैथ की भी स्पेशल है। 99% कैंडिडेट ने इसको करेक्ट किया है, बाकी ने गलत किया होगा। अब अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य में वर्ष 2018 में जीका वायरस के 22 मामले घोषित किए थे? तो ये 2018 का जो जीका वायरस से संबंधित है 22 मामले घोषित किए गए थे, वो राजस्थान में हुए थे। कहाँ पर? राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान में 2018 में जीका वायरस के 22 मामले हैं वो घोषित किए थे। ये जयपुर शहर में पाए गए थे। जीका वायरस है, इसके लक्षणों में जोड़ों का दर्द होगा, बुखार है, सिर दर्द है, त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं। जीका का जो पहला प्रकोप भारत में देखने को मिला था वो 2017 को मिला था, ठीक है। 17 में कहाँ पर? अहमदाबाद में हुआ था। दूसरा तमिलनाडु में उसी साल 2017 में केस मामला है वो आया था। तो 352 का सी है वो 78% कैंडिडेट ने किया है, 12% ने इसको छोड़ दिया। तो आपकी क्या स्थिति है कि आपने सही किया है या फिर छोड़ने वालों में, ताकि और कैंडिडेट से आपकी लाइव यहाँ पर तुलना हो सके। और ये फिजिकल बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगला सवाल देखते हैं, बैक्टीरियल फ्लेगलम के कितने भाग होते हैं? बैक्टीरियल फ्लेगलम है, जो फ्लेगलम होता है कशाभिका है, ये बैक्टीरिया है, उसके बाहर जो तंतुनुमा है। अब फ्लेगलम का कार्य होता है, ये वैसे गति के लिए, गतिशीलता के लिए ये जिम्मेदार है तंतु। इसमें टोटल पार्ट कितने होते हैं फ्लेगलम के, बैक्टीरियल फ्लेगलम के? तो इसके यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका फिलामेंट, जिसे आप तंतु बोलेंगे, उसके अलावा इसमें हुक भी होता है और बाकी बुनियादी शरीर तो रहता ही है। तो बैक्टीरियल फ्लेगलम के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कशाभिका का कार्य क्या होता है? उसको मोशन प्रदान करता है बैक्टीरिया को, तो मोटाइल बैक्टीरिया एक तरीके से आप कहेंगे। और ये जो 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट इसमें सबसे, जो तंतु है, सबसे लंबा भाग होता है, जो कोशिका की सतह से बाहर की ओर फैला हुआ रहता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर मानव में, बाकी ये जो 353 है इसको सभी कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। मानव में सबसे छोटी कपाल तंत्रिकाएं इनमें से कौन सी है? कपाल तंत्रिका की बात हो रही है। तंत्रिका तंत्र के आपको पता है 2 भाग है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र जो पेरिफेरल है, एक जो आपका सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र रहता है ना, उसमें भी 2 भाग हो जाते हैं फिर। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र है, पेरिफेरल वाला है, उसमें 2 भाग होता है। एक कपाल तंत्रिका होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मेरु तंत्रिका। और कपाल तंत्रिका है जिसे आप क्रेनियल नर्व बोलेंगे, और एक जो मेरु तंत्रिका है स्पाइनल नर्व रहती है। आपको पूछा जो
कपाल छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी है? कपाल तंत्रिका भी कितने प्रकार की हैं? तो टोटल 12 कपाल तंत्रिकाएं हैं, ठीक है। और मेरु तंत्रिकाएं कितनी है? मेरु है 31, याद रखिएगा, और कपाल है 12 जोड़े, 12 पैर हैं। मेरु में आपके 31 हो जाएगी, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। इन 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका में से सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी है? तो ये है चतुर्थ कपाल तंत्रिका। चतुर्थ कपाल तंत्रिका है, जिसका कार्य एक तरीके से आँखों को हिलाने का कार्य है, वो चतुर्थ कपाल तंत्रिका है। इसका अन्य नाम आपको पूछ लें, यदि चतुर्थ न देकर वो ट्रोकिलियर भी दे सकते हैं, तो ट्रोकिलियर इसका अन्य नाम है चतुर्थ कपाल तंत्रिका का। 12 जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, जैसे कोई सूंघने का काम करती हैं, कोई दृष्टि का काम करती हैं, कोई चेहरे पर कंट्रोल रहता है, श्रवण सुनने में, स्वाद में, ये सभी कपाल तंत्रिकाओं के अलग अलग 12 में कार्य रहते हैं। तो ये तो हो गई कपाल तंत्रिकाएं हैं 12। मेरे साथ 33 है। नेक्स्ट अपन देखने वाले, मानव रीढ़ की हड्डी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? मानव रीढ़ की हड्डी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसी से यहाँ पर तंत्रिका तंत्र से संबंधित आ चुका है सवाल। ये भी मानव रीढ़ की हड्डी को यहाँ पर हो जाएगा 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो स्पाइन रहती हैं, वैसे स्पाइन है, उसमें टोटल जो आप वर्टिब्रे बोलेंगे, कशेरुक बोलेंगे, वो एडल्ट में तो होती हैं 26, बाकी शुरुआत में 33 होती हैं। अब जो 33 वर्टिब्र कशेरुक हैं, ये अलग अलग भागों में विभाजित है। जो 5 भाग हैं वो कौन से हैं? 5 भाग में आपकी गिरवा आ जाएगा, गिरवा है, वक्ष्य भी है, गिरवा, वक्ष्य, और जो कटी आप बोलेंगे, कटी, जो आप इंग्लिश में लंबर हो जाएगा, कटी हैं, और त्रिकास्ती भी हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सवाल इसी में पूछे गए हैं। और गुदास्ती भी हैं, जो कोकिक्स हैं, गुदास्ती, त्रिकास्ती हैं जो सैक्रम हैं, और थोरेसिक हैं जो वक्ष्य हो जाएगी, गिरवा है वो सर्विकल है। तो गिरवा की संख्या कितनी है? गिरवा है 7, और सबसे अधिक है थोरेसिक है 12, और जो लंबर है ये हो जाएगी आपके 5। ये दोनों ही 5, ये भी 5 हैं। और जो त्रिकास्ती हैं, त्रिकास्ती भी कितनी है? 5 हैं, जो सैक्रम आप बोलेंगे। और कोकिक्स हैं, गुदास्ती हैं जो कोकिक्स हैं, ये नंबर है 4 में। तो 12 और 7 कितने हो गए? 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33। तो 33 एक तरीके से बोन्स हो गई, जो आप वर्टिब्रा कशेरुक बोलेंगे, वो स्पाइन में कितनी है? 33 है। आपको पूछा है मानव रीढ़ की हड्डी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इन 33 को ये आपने 5 भाग देखे, गिरवा, वक्ष्य, कटी, त्रिकास्ती और गुदास्ती, 5 में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट वाला इसी में पूछ लिया है, रीढ़ की हड्डी के इन क्षेत्र में किसमें रीढ़ की हड्डी की नसों की जोड़ी की अधिकतम संख्या है? नसों की जोड़ी की अधिकतम संख्या किसमें है? तो आप कहेंगे 7, 12, 5, 5, 4 है, तो 12 सबसे अधिक है, तो वक्ष्य सबसे अधिक हो जाएगी। जो वक्ष्य हैं, जिसे इंग्लिश में थोरेसिक बोलेंगे, वो सबसे अधिक है। अब यहाँ पर मैंने कहा एडल्ट में ये 26 हो जाती है। एडल्ट में 26 कैसे हो जाती हैं? जो लास्ट में आपने 5 और 4 वाली देखी है, उसको एक एक काउंट करेंगे आप। कितनी? एक एक काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 12 और 7 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26 है। तो ये एक तरीके से फ्यूज हो जाती हैं एक साथ। जब आपकी एज बढ़ती है वो एक साथ हो जाती है युग में, तो ये एक एक हो जाएगी, फिर 26 हो जाएगी। वैसे शुरुआत में 33 रहती है जब 16 वर्ष तक आयु रहती है। अब यहाँ पर आपका हो गया रीढ़ की हड्डी की नसों की जोड़ की संख्या अधिकतम है, वो किस में है? वक्ष्य में 12 हो गई। तो ये भी सवाल आपके कवर हो गया, जिसको 17 सेकंड के भीतर आपको आंसर करना था 356 का। नेक्स्ट सवाल है, एक रिक्तिका के इर्द गिर्द की झिल्ली को क्या कहा जाता है? रिक्तिका के इर्द गिर्द की झिल्ली। अब देखिए रिक्तिका है, ये होती कहाँ पर? वैसे ये कोशिका का एक तरीके से आप अंग कह सकते हो। रिक्तिका को वैक्यूल बोलेंगे आप, ठीक है, वैक्यूल। इसका कार्य क्या रहता है? जल अवशोषण है, पोषक तत्वों का ये भंडारण भी करती है। तो ये जो है वो टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरा होता है। आपको पूछा रिक्तिका के इर्द गिर्द की झिल्ली को कहा जाता है, वो टोनोप्लास्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है इसे? टोनोप्लास्ट। विकल्प बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन संघ कॉर्डेटा की विशेषता नहीं है? संघ कॉर्डेटा की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है? तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड है, इसमें उपस्थित रहता है। नोटोकॉर्ड क्या है? छड़ की तरह की एक लंबी संरचना रहती है, जो जंतुओं में पृष्ठभाग पर पाई जाती हैं, और ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग भी करती है। नोटोकॉर्ड जो एक छड़ की तरह लंबी संरचना रहती है, जंतु के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। कॉर्डेटा में ये क्या है? पाई जाती है, न कि एब्सेंट रहती है। बाकी पक्ष गुदा भाग
पूंछ मौजूद है, हृदय उदरस्थ होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखली और एकल है। ये सभी इसकी विशेषता है। कोड डेटा संकेत। सवाल नंबर 358 विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विभज्योतक उत्तक पौधे की पत्तियों और इंटरनोड्स में उपस्थित है? कौन सा विभज्योतक है? देखिए, पादप उत्तक में एक होता है विभज्योतक। विभज्योतक मैंने इससे पहले भी पार्ट में बताया है। दूसरा होता है आपकी स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक है, नेक्स्ट आपको पता है सरल स्थायी उत्तक है, जो कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जटिल वाले हैं जाइलम फ्लोएम। अब विभज्योतक तीन प्रकार के हैं। इन तीन प्रकार अंतर्विष्ट है, पार्श्वीय है, शीर्षस्थ है। आपको पूछा है कौन सा विभज्योतक उत्तक पौधे की पत्तियों और इंटरनोड्स में स्थित है? पत्तियों और इंटरनोड्स में है अंतर्विष्ट विभज्योतक। 359 का ए करेक्ट है। 95% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उत्तक भ्रूण के बाह्य त्वचा से विकसित होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। भ्रूण है, एम्ब्रियो है, उसकी बाह्य त्वचा से विकसित होने वाला टिश्यू कौन सा है? तो बाह्य त्वचा से विकसित होने वाला उत्तक कौन सा है? तंत्रिका उत्तक आप इसे बोलेंगे। भ्रूण की बाह्य त्वचा से तंत्रिका उत्तक विकसित होता है। तंत्रिका उत्तक जो हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अन्य जो परिधीय तंत्र हैं उनको बनाता है। भ्रूण के बाह्य त्वचा से ये विकसित हो जाता है। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे को मजबूती प्रदान करता है? अब देखिए, पौधे को मजबूती है वो रक्षी उत्तक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, रक्षात्मक उत्तक है, जो क्यूटेन से ढकी हुई रहती है। इनकी लेयर है क्यूटीन से ढकी हुई, मजबूत रहती है, रक्षात्मक उत्तक हो जाए। और ये जो रक्षात्मक रक्षी उत्तक है, इसमें क्या रहता है? बाह्य त्वचा, जो पादप की, पेड़ की बाह्य त्वचा या फिर जो छाल रहती है, एपिडर्मिस और जो कॉक है, ये इस रूप में जाना जाता है जो रक्षी उत्तक है। पौधे को मजबूती, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि पौधे की कठोरता और मजबूती के लिए तो स्क्लेनकाइमा का नाम आता है, लेकिन जो स्क्लेनकाइमा जिसे आप दृढ़ोत्तक बोलते हो, जो सरल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आता है, वो एक सपोर्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, न कि पूरी रक्षा। तो बाह्य आवरण त्वचा वाला वो करेगा पादप की, और फिर इंटरनल सपोर्ट है, जो मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ रहती है, वो जरूर स्क्लेनकाइमा की रहती है। रक्षात्मक उत्तक है सबसे मजबूती पैदा करने वाला। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट सवाल। मानव शरीर में सभी को पता होगा, ये रीट में भी आ चुका है, जो अब की बार वाली रीट हुई है 2021 में राजस्थान में, उसमें पूछा था मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन होता हमेशा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होता है? डिंबवाही नलिका में होता है। अब एग रहते हैं जो कि मादा में, और जो नर में शुक्राणु हैं वो क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। एग शुरुआत में कहाँ रहेंगे? एग रहेंगे ओवेरी में। ओवेरी से वो फैलोपियन ट्यूब में आएंगे जहाँ पर शुक्राणु आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, जिसमें क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है, जो बाद में किसमें? यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है, गर्भाशय में ट्रांसफर हो जाता है। तो निषेचन कहाँ पर हुआ? फैलोपियन ट्यूब में हुआ। तो फैलोपियन ट्यूब का एक तरीके से कार्य हो जाएगा, जो एग हैं ओवरी से, अंडाशय से किसके द्वारा यूट्रस में जाता है? गर्भाशय में जाता है। तो जो बच्चेदानी में जाता है, तो आप कहेंगे ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, वेरियोला वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? वेरियोला वायरस है, एक होता है वेरीसेला वायरस, वेरियोला वायरस है, कंफ्यूज मत होना। वेरियोला वायरस के कारण जो बीमारी होती है वो स्मॉल पॉक्स है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटी चेचक, जो स्मॉल पॉक्स रोग है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। और जो चेचक की बीमारी है वो यहाँ पर आप चिकन पॉक्स बोलेंगे। चेचक की बीमारी है वो वेरीसेला के कारण होती है। किसके कारण होती है? वेरीसेला वायरस के कारण होती है। और बाकी जो खसरा है, खसरा की बात करें तो ये भी एक वायरस जनित है। मोरबेली वायरस के कारण खचरा हो जाता है। जुकाम है, ये जो कोल्ड है मिक्सो वायरस के कारण, ठीक है, जुकाम है वो मिक्सो, एक वायरल है ये भी। तो यहाँ पर आपने देख लिया है छोटी चेचक स्मॉल पॉक्स है वेरियोला, वेरीसेला है तो चेचक है यानी चिकन पॉक्स वेरीसेला वायरस के कारण। 363 का सही किया है 21% कैंडिडेट ने, बाकी ने स्किप किया है। आपकी क्या इस सवाल में स्थिति रही है? और नेक्स्ट जो परसेंटेज है वो गलत होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये दोबारा सेम हो गया। रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? रोटा वायरस है दस्त। रोटा वायरस जो संक्रमण है, टीका लगाया जाता है। ये छोटे बच्चों में गंभीर दस्त का प्रमुख कारण बनता है। इसी के बचाव के लिए जो टीका होता है रोटा वायरस का, दस्त हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला सवाल, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से युक्त होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स में जो B12 लास्ट विटामिन रहता है, तो इस प्रकार टोटल कितने विटामिन इसमें, B1 B2, तो ये टोटल 8 विटामिन है। अब 8 विटामिन कौन से? B1 जो एग्जाम में आपको पढ़ा होगा, थाइमिन है, ठीक है, थाइमिन है, B1 है, फिर B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है, B5 रहता है B2, फिर B3, उसके बाद B5 जैसे पेंटाथेनिक एसिड कहेंगे आप, B6 है जो पायरिडॉक्सिन है, B7 है बायोटीन है, B9 है फोलिक एसिड है, B12 है साइनोकोबालमीन है। तो टोटल ये 8 प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन आ जाते हैं। 366 को ए सही किया है सभी कैंडिडेट ने। कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है? दांत की जड़ को ढकता है वो दंत वज्र हो जाएगा, जो सीमेंटम आप बोलते हो, सीमेंटम है पदार्थ है जो दांत की जड़ को ढकता है। अब दंत वलक यानी यहाँ पर इनेमल की बात हो रही है, इनेमल जो सबसे मजबूत रहता है। दंत वलक है दांत का एक पतला बाहरी आवरण है जो दांत की खोल को ढकता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर दंत धातु, जैसे आप डेंटिन बोलते हो, डेंटिन है, ये क्या करता है, जो इनेमल है उसको क्या सपोर्ट देता है, उसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, डेंटिन हो जाएगा। और बाकी यहाँ पल्प का दे रखा है, गुदा यानी पल्प है जो दांत का पार्ट। निम्नलिखित में से किस बीमारी के नाम का अर्थ है सितारों का बुरा प्रभाव? किस बीमारी को सितारों का बुरा प्रभाव उस नाम का अर्थ है? तो इन्फ्लुएंजा रोग का अर्थ है सितारों का बुरा प्रभाव है। ये जो संक्रामक बीमारी है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है, तो इसे कहा जाता है सितारों का बुरा प्रभाव। नेक्स्ट वाले यहाँ पर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण, किसके कारण होता है? तो किस सब्जी की ये बीमारी है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, किसके कारण होता है? तो ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये हो जाएगा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है, जो कि यहाँ पर विकल्प में डी करेक्ट है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कवक, कवक का नाम है ये, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है। ये आलू के कंद और पत्ती को क्या करता है? संक्रमित करता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप 26 सेकंड में आंसर देना है, जो कि बहुत रेयर दुर्लभ है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जिसे एच आप ब्लड ग्रुप बोलते हो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। इसकी जो खोज है पहली बार 1952 में हुई थी, वाई.एम. भेंडे के द्वारा, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें जो एच एंटीजन के प्रकटन में ये अपूर्ण होता है, ये भी सही है। जो एच एंटीजन है वो इसमें क्या होता है? नहीं होता है, एच प्रतिजन की कमी होती है। और इसमें न ए प्रतिजन है न ही बी प्रतिजन है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इस रक्त वाले जो ब्लड समूह वाले ग्रुप को केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त मिल सकता है, ये गलत है। जो भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो ब्लड प्राप्त करेगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही, डोनेट किसी को भी कर सकता है। एचएस है वो डोनेट है, वो जो अपना आरबीसी है वो किसी ABO किसी को भी डोनेट कर सकता है, लेकिन प्राप्त है वो एचएस यानी बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही कर सकता है। तो ये रेयर मात्रा में पाया जाता है। 370 का एक करेक्ट यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट दिया है। निम्न में से किस कारण से चाय का ब्लिस्टर ब्लाइट रोग होता है? चाय का ब्लिस्टर ब्लाइट रोग एक कवक है, एक्सोबासिडियम वैक्सन्स के कारण होने वाला रोग है। ये वाला जो एक्सोबासिडियम वैक्सन्स के कारण ब्लिस्टर ब्लाइट रोग है, जो चाय का रोग है, वो हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मेस्टर मांसपेशी होती है, ये कहाँ पर स्थित है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है वजन के अकॉर्डिंग मेस्टर मांसपेशी है, तो ये है कहाँ पर? तो जबड़े में स्थित होती है। कहाँ पर? जबड़े में स्थित होती है। जो अपन ठोस खाद्य पदार्थ को चबाते हैं तो इसमें मेस्टर मांसपेशी की है, वो चेहरे की मांसपेशी, उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है। और बाकी यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स कौन सी हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स है वो है फीमर की हड्डी, फीमर। और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस की, जो मिडल ईयर में रहती है। रिक्टिका किससे घिरा हुआ है? तो ये भी इससे पहले आ चुका है। जो रिक्टिका है वो टोनोप्लास्ट है, इससे घिरा हुआ रहता है वो झिल्ली, टोनोप्लास्ट से। 373 का सी। अगला सवाल, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत है, जहाँ से आप कहेंगे बड़ी आंत की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो वो होती है दोस्तों कोई कुम से। किससे होती है? कोई कुम से होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी हुई थैली है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 374 का, जो कि काफ़ी कैंडिडेट ने गलत किया है, 49% कैंडिडेट ने इसको सही किया है, 37 ने स्किप किया है, बाकी ने गलत किया है।
एंटीबायोटिक्स का जनक किसे माना जाता है? एंटीबायोटिक्स का जनक है, ये हैं दोस्तों सैलमन वैक्समन। सैलमन वैक्समन को एंटीबायोटिक्स का जनक कहा जाता है। लुई पाश्चर का नाम आया है तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? लुई पाश्चर है। विंट सर्प नेट, इंटरनेट के जनक है विंट सर्प। लैंड स्टीनर, रक्त समूह की खोज, रक्त समूह ब्लड ग्रुप के ये जनक है लैंड स्टीनर है। बाकी जीव विज्ञान के अरस्तु हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेट्स है, हिप्पोक्रेट्स है, आधुनिक चिकित्सा के जनक हैं। और विंडसर्प इंटरनेट का ये हो चुका है। आपको पूछा है एंटीबायोटिक्स का सैलमन वैक्समन, याद रखिएगा। किस प्रकार का जीव प्लेग का कारण बनता है? प्लेग है जो रोडेंट से होता है रोग। तो प्लेग एक संक्रामक कौन सा रोग है? जीवाणु से होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला है। 376 का एक करेक्ट है। जो प्लेग डिजीज है वो कौन से जीवाणु के कारण होती है? तो इस जीवाणु का नाम है दोस्तों यर्शीनिया, यर्शीनिया पेस्टिस। जिसका अन्य नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है वाचुरेला पेस्टिस जीवाणु भी कहेंगे आप। जो वाचुरेला है या फिर यर्शीनिया पेस्टिस है वो इसी का नाम है। प्लेग के कारण जो जीवाणु है वो इसी के कारण होता है, बैक्टीरिया, जो कि पिच्छू का दंश हो जाता है, रोडेंट्स चूहे वगैरह हैं, इनके कारण ये फैल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कालाजार का कारण बनता है? कालाजार रोग है लिस्मेनिया परजीवी के कारण। तो प्रोटोजोआ परजीवी हैं, जैसे बालू मक्खी इसकी वाक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कालाजार का। 377 का डी है, 82% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। रेबीज एक बीमारी है, रेबीज किस प्रकार का रोग है? तो ये अत्यधिक घातक वायरल संक्रमण होता है, वायरस से डिजीज होती है, जो कि लाइसेस वायरस, इस वायरस का नाम है वो दोस्तों है लाइसेस वायरस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक वायरल के कारण रेबीज रोग हो जाता है, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनकी स्लेविया, जो उनकी लार है उनके द्वारा ये फैल जाता है। किस प्रकार का जीव हेपेटाइटिस का कारण बनता है? किस प्रकार का जीव हेपेटाइटिस है? हेपेटाइटिस किस प्रकार का है? तो हेपेटाइटिस भी एक वायरल संक्रमण है, जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी इस प्रकार के इसमें वायरस रहते हैं। एग्जाम में सवाल आता है हेपेटाइटिस से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। पोलियो और हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग लीवर, यकृत है। 379 सी क्रैक किया है। हाल ही में नील जिह्वा रोग समाचार में था। नील जिह्वा किस प्रकार का रोग है? नील जिह्वा रोग है, ये किस प्रकार का है? तो ये वायरल डिजीज है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसकी। एक वैसे ये गैर संक्रामक का वायरल डिजीज है जो कीड़े के काटने से फैलती है। स्पेशली ये जुगाली करने वाली जो प्रजाति हैं, विशेष रूप से जो भेड़ वगैरह है, इनको प्रभावित करती है। मनुष्यों को इस बीमारी का खतरा नहीं है, और इससे ग्रसित होने वाले बकरी भैंस जो भी जुगाली करते हैं, हिरण वगैरह, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जीभ की सूजन वगैरह इस बीमारी में हो जाती है। मानव शरीर में किसकी कमी से जीरोफथलमिया रोग हो जाता है? तो रतौंधी, जीरोफथलमिया, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। तो 381 का डी विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट वन यहाँ पर परिसरप एक रोग है। परिसरप, जो परिसरप को इंग्लिश में बोलेंगे जेनिटल हर्पस है, ठीक है। जेनिटल जो हर्पस डिजीज है वो एक एसटीडी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। और इसमें भी ये एक विषाणु जनित संक्रमण रोग है, यानी वायरस से होने वाला रोग है। और इसका कोई वैसे इलाज नहीं है, प्रबंधन से इसको ठीक किया जा सकता है। इसके वायरस का नाम क्या है? तो ये बोलेंगे इसे हर्पीज वायरस। हर्पीज जो सिंप्लेक्स वाला है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये परिसरप डिजीज़ है, जो कि यौन गतिविधि एक तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। जननांग है, इसमें जो स्पेशल आसपास जननांग है वहाँ पर छाले वगैरह पड़ जाते हैं इस डिजीज़ में। तो परिसरप ये रोग हो जाएगा। विषाणुजनित 382 का ए करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी वैक्सीन से जुड़ा हुआ प्रीवियस अब की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ से सवाल पूछा गया है। वैक्सीनिया है काउपॉक्स। वैक्सीनिया का अर्थ क्या एग्जाम में आता है? तो गाय है, काऊ है। काउपॉक्स लैटिन भाषा में जो काऊ है ना, लैटिन भाषा में काऊ का अर्थ है वक्का, और काउपॉक्स का अर्थ है वैक्सीनिया। तो जो टीका, प्रथम टीका है वो स्मॉल पॉक्स का, आपको सभी को पता है। तो काउपॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला जो वैक्सीन है 1786 में एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, उसका आविष्कार विकास हुआ था। तो काउपॉक्स हो जाएगा 383 का। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग है जो पौधों को प्रभावित करता है? पौधों को प्रभावित करने वाला जीवाणु रोग है क्राउन गेल। इसमें क्राउन गेल एक बीमारी जो मिट्टी में रहने वाले जीवाणु एग्रोबैक्टीरियम
टम्फेंशियंस के कारण होने वाली बीमारी है। और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है पौधे अपनी ताकत खो देते हैं और फिर वो मर सकते हैं। जैसे अंगूर वगैरह हैं, ब्लैकबेरी, गुलाब सहित इस प्रकार के पौधों में ये क्राउन गेल नामक बीमारी होती है। 384 का एक करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में ऑटोट्रॉपिक पोषण पाया जाता है? ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषण की बात हो रही है। स्वपोषी पोषण है पेड़ पौधों वगैरह में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों के अलावा यहाँ पर आपको विकल्प पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे शैवाल में पाया जाता है, लेकिन एल्गी का भी विकल्प नहीं है। तो कुछ बैक्टीरिया है, सभी बैक्टीरिया में नहीं है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ में जैसे नॉस्टॉक हो जाएगा, ठीक है, नॉस्टॉक है। और ये स्वपोषी जीवाणु वाले बैक्टीरिया जिसमें स्वपोषण होता है, एल्गी में रहता है वैसे स्वपोषण, शैवाल में, इसके अलावा पेड़ पौधों में रहता ही रहता है। तो कुछ जीवाणु है, तो यहाँ पर आप जीवाणु करेक्ट कर सकते हो। 385 का डी करेक्ट है। निषेचित अंडा युग्मज बनता है वो किस में प्रत्यारोपित होता है? जो अंडा है, एग है, जो मादा में अंडा और नर में शुक्राणु है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, फिर वो युग्मनज बनता है। युग्मनज है वो फिर प्रत्यारोपित होता है कहाँ पर? गर्भाशय में होता है, यूट्रस में उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। तो गर्भाशय, ऑप्शन डी करेक्ट है 386 का। क्रिप्टोगैम, फेनरोगैम। अब क्रिप्टोगैम है जो पुष्प रहित पौधे हैं, इसे क्रिप्टोगैम के अंतर्गत आ जाते हैं। पुष्प रहित में आपके थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा रहते हैं। और पुष्प वाले जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिप्टोगैम में पुष्प रहित पौधे आ जाएंगे। विकल्प सी करेक्ट है 387 का, पुष्प रहित पौधे यानी क्रिप्टोगैम। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दे को कवर करती है? कौन सी झिल्ली है वो गुर्दे को, किडनी को कवर करती है? तो इसमें से आपके हो जाएगा रीनल कैप्सूल है। रीनल कैप्सूल है, ये मोटे तंतुओं से बनी होती है और किडनी के महत्वपूर्ण ऊतक जो है उनको चोट से बचाने से ये झिल्ली कार्य करती है। यहाँ पर फुफ्फुस झिल्ली आप देख रहे हो, तो ये हो जाएगी फेफड़ों में मौजूद रहती है। बाकी पेरिकार्डियम झिल्ली का भी उल्लेख है इसमें, जो हृदय की झिल्ली है। अगला सवाल यहाँ पर, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे अच्छा उदाहरण। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण प्रजाति विलुप्त हो रही है, उनका अभी उदाहरण है वो डोडो है। मनुष्य का हस्तक्षेप के कारण यानी मनुष्य के कारण ये प्रजाति क्या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इसका उदाहरण डोबो है जो मॉरिशस के द्वीप में वहाँ पर पाया जाता है। किवी जो एक नहीं उड़ने वाला न्यूजीलैंड का स्थानीय पक्षी है किवी। नेक्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पर प्रेजोवल्स की घोड़ा का भी उल्लेख किया गया है, जो मंगोलियाई जंगली घोड़े के रूप में पाया जाता है। तो 389 का बी डोडो करेक्ट है। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? कॉपर स्मिथ बारबेट एक पक्षी का नाम है। कॉपर स्मिथ बारबेट एक पक्षी है जिसके माथे का रंग गहरा लाल होता है। दक्षिण भारत और दक्षिण एशिया में पाया जाने वाला ये पक्षी है। और अगला सवाल यहाँ पर, कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है? त्वचा के नीचे है, इसका मतलब उपकला तो है नहीं, आंतरिक अंगों के बीच है, तो ये वसीय ऊतक है। त्वचा और आंतरिक अंगों के मध्य वसा वाला ऊतक है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच है। उपकला ऊतक है ना, ये त्वचा की बाहरी परत में पाया जाता है, त्वचा की बाहरी परत में उपकला है। और स्नायुविक ऊतक का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये न्यूरॉन्स है, इस ऊतक में क्या कोशिका है, तो कोशिका को न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो स्नायुविक ऊतक की कोशिकाएं हैं, जिसमें मस्तिष्क वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड है, तंत्रिका इस ऊतक से बने होते हैं। तने का वह भाग जहाँ एक पत्ती उत्पन्न होती है, तने का वह भाग जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है उसे कहेंगे आप नोड है। जहाँ तने का वह भाग है, तो यहाँ पर नोड है, ये पूरी पत्ती है, तो ये तने का भाग जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है वो नोड हो जाएगा, जिसे यहाँ पर गांठ दिया गया है विकल्प में। बाकी कंद ट्यूबर है, कली है जो बड होता है, ठीक है, और कार्पल है जो कापेल है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीते का पीला रंग यहाँ पर आपको पूछा है, तो ये वाला हो जाएगा कैरिकासिन, यानी जो एक तो होता है कैरोटीन, जो कैरोटीन है, और जेंथोफिल, ये दोनों पिगमेंट हैं, इसको साथ में कहेंगे कैरिकांगस्थिन है। इसकी उपस्थिति के कारण पपीता है वो क्या होता है? पीले रंग का होता है। तो कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट का ये नाम है। कैरिकांगस्थिन के कारण पीले रंग का आपको पपीता देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो इनमें से ग्लाइसिन आप देखेंगे, जैसे आपने एमिनो एसिड यदि पढ़ा है, तो एमिनो एसिड में
ग्लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है। अब एमिनो एसिड है, सूक्ष्म पोषक तत्व है नहीं, ये वृहद पोषक तत्व है। वृहद पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में बड़ी मात्रा में उनको पौधों की आवश्यकता रहती है। और बाकी प्रोटीन से जो एमिनो प्रोटीन के विघात के कारण एमिनो एसिड बनता है, बोरॉन, जिंक है, मैंगनीज है, लोहा है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, मोलिब्डेनम है, ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ग्लाइसिन क्या है? एमिनो एसिड है। पीनस का पेड़ किसका उदाहरण है? पीनस है, चीड़, देवदार, जो भी स्प्रूश वगैरह हैं, ये उदाहरण है जिम्नोस्पर्म के। किसके हैं? इसमें से अनावर्त बीजी हो जाएगा। ठीक है, अनावर्त बीजी हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ये हो जाएंगे आपके चीड़ वगैरह है, जो शंकु पर ऐसे पौधों के बीज उजागर होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीज है यहाँ पर, इसके उदाहरण हो जाएंगे अनावर्त बीजी हैं। चकवला कौन और क्या है, ये आपको पूछा है। चकवलास, तो चकवलास एक प्रकार की छिपकली है। चकवलास है, ये एक छिपकली है जो एक सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपको पता है ये सरीसृप वर्ग है छिपकली, जो शीत रक्त युक्त वाले जंतु हैं, जमीन पर रेंगते एक तरीके से, जिनकी त्वचा है वो शुष्क और पपड़ीदार रहती है। तो ये क्या है? छिपकली है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एक हाथी के संदर्भ में प्रोबासिस इसकी क्या है? प्रोबासिस वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रोबासिस क्या है हाथी के रेफरेंस में? तो ये सूंड है, इसकी सूंड है ना हाथी की, उसी को कहेंगे प्रोबासिस है हाथी के रेफरेंस में। इसकी सूंड का नाम है। जो गर्म रक्त युक्त जंतु हाथी है, स्तनपायी वर्ग में जो वर्गीकृत किया गया है, गर्दन, सूंड, पूंछ वगैरह हाथी। अब देखिए हाथी, भारत में हाथी की कितनी संख्या है? 2017 की जनगणना के अकॉर्डिंग लगभग 27,000 हाथी है भारत में। कितने हैं? 27,312 है। और पर्यावरण मंत्रालय ने हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु भी घोषित किया है। लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूलों के रंग मुख्य रूप से कौन से वर्णक से आते हैं? लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल हैं, मुख्य रूप से कौन से वर्णक के कारण? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो एंथोसाइनिन इस वर्णक का नाम है। एंथोसाइनिन है, जिसके कारण लाल, गुलाबी, नीले, बैंगनी रंग के फूल हैं, इस वर्णक से ही आते हैं। एंथोसाइनिन से भरपूर पौधे जैसे ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, ये सभी है। छेर पूंछ वाला मैकाक एंटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख पशु प्रजाति है? छेर पूंछ वाला मैकाक जो बंदर हैं वो कौन से, आपको पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व की प्रमुख पशु प्रजाति है? तो नीलगिरी करेक्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी प्रमुख पशु प्रजाति के अंतर्गत आ जाता है। जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, घाट का भी एग्जाम में पूछा हो, पश्चिमी घाट के अंतर्गत है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर एक तरीके से स्थल है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। वहाँ पर नीलगिरी तहर भी पाए जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए कौन से उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। कौन से उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं से अन्य विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का निर्माण किया जाता है। सवाल नंबर 400, आंसर डी करेक्ट। मनुष्यों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? ये कर्त है, अंतःस्रावी नहीं है। अंतःस्रावी अपना जो भी हार्मोन है डायरेक्ट किस में, ब्लड में क्या है, छोड़ देते हैं। बाह्यस्रावी है वो कोई वाहिका नलिका है उसमें छोड़ते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? ये कर्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मातम आमतौर पर गाजर घास और कांग्रेस घास के रूप में जाना जाता है? गाजर घास और कांग्रेस घास, इनमें से किसको जाना जाता है? तो ये पार्थेनियम हो जाएगा। पार्थेनियम को आमतौर पर गाजर घास, गज्जर घास और कांग्रेस घास के रूप में जाना जाता है। ये भारत में सबसे आम एक आक्रामक प्रजाति है, पार्थेनियम है। ये आपका गाजर कांग्रेस घास के रूप में इसे जाना जाता है। 402 का करेक्ट ऑप्शन बी। रिंगवर्म जो दाद होती है कवक के कारण फंगल इन्फेक्शन होता है, वो के कौन सा कारण है, कौन सा फंगल इन्फेक्शन इसमें हो जाता है? तो ये डर्मेटोफाइट्स हो जाएगा। डर्मेटोफाइट्स है, दाद है, वो फंगस डर्मेटोफाइट्स के कारण होता है। रिंगवर्म दाद जिसे आप कहेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा और जिल्द की सूजन हो जाती है? पेलाग्रा डिजीज विटामिन B3, विटामिन B3 जिसको नियासिन आप बोलेंगे, इसके कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। स्क्लेन काइमा कोशिकाओं की दीवारों के कारण मोटी हो जाती हैं। किसकी दीवार रहती है जिसके कारण स्क्लेन काइमा है, वो इसकी दीवारें हैं वो मोटी हैं, किसके कारण होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। लिग्निन के कारण। 405 का बी करेक्ट है। लिग्निन की उपस्थिति के कारण उसकी कोशिकाएं क्या रहती है? स्क्लेन काइमा एक उत्तक है जो पौधे को ठोस और कठोर बनाता, मैंने बताया जैसे नारियल का भूसा वगैरह, ये स्क्लेन काइमा उत्तक से ही बना है।
और इस उत्तकी कोशिकाएं वैसे मृत होती हैं, और लेकिन लिग्निन के कारण दीवारें काफ़ी इसमें मोटी होती हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पर फिर आगे है आपके फ्लैगलम और सीलिया के बारे में, जो पक्षमाभ और कसाभिका। सीलिया पक्षमाभ, कसाभिका है जो फ्लैगलम है, जो बैक्टीरियल फ्लैगलम से बारे में सवाल आया था। ये दोनों का कार्य क्या है, पक्षमाभ और कसाभिका का कार्य क्या है, तो ये सेल को मोशन, कोशिका है उसको क्या है, गति प्रदान करने के लिए ये दो, एक तरीके से कसाभिका में 3 प्रकार भाग होते हैं, वो इससे पहले आया था आपके फ्लैगलम का। तो पक्षमाभ की तुलना में कसाभिका संख्या से कम है। पूछा कौन सा सही नहीं है, ये आपको है। तो पक्षमाभ की तुलना लंबे समय तक कसाभिका से की जाती है। फिर यहाँ पर कसाभिका कुंडलित गति में प्रदर्शित होता है, जबकि पक्षमाभ स्वतंत्र गति में प्रदर्शित होता है। कसाभिका प्राय कोशिका के एक अंत पर पाई जाती है, जबकि पक्षमाभ प्राय पूरी कोशिका को कवर करता है। पूछा कौन सा सही नहीं है, 406 का ऑप्शन बी करेक्ट है। जो एक बड़ी इसमें तंतु रहता है ना, कसाभिका में बड़ा तंतु रहता है, तो ये क्या है, कसाभिका प्राय तंतु है तो कोशिका के अंत में है, जबकि पक्षमाभ पूरी कोशिका को कवर करता है। कसाभिका कुंडलित गति में प्रदर्शित होता है, जबकि पक्षमाभ स्वतंत्र गति को प्रदर्शित करता है। पक्षमाभ की तुलना लंबे समय तक कसाभिका से की जाती, गलत है ये। पक्षमाभ की तुलना में कसाभिका संख्या में क्या है, कम है, ये सही स्टेटमेंट। और जो कसाभिका की तुलना में पक्षमाभ क्या होते हैं, सीलिया क्या होता है, फ्लैगलम की तुलना में छोटे होते हैं। पक्षमाभ और कसाभिका दोनों का एक ही कार्य है, कोशिका का गति प्रदान करना। और ये अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 407। मृत और कठोर कोशिकाएं जो किसी पौधे की मुख्य सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो बढ़ना बंद हो गई है तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। पौधे की मुख्य सहायक कोशिकाएं मृत और कठोर हैं। अभी मैंने आपको मृत का भी बताया, कठोर और मजबूती प्रदान करती है, तो स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की बात हो रही है जो बढ़ना बंद हो गई है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा, जो 5 प्रकार की पादप कोशिकाएं, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कठोर कोशिकाएं हैं, जो एक पौधे में मुख्य रूप से सहायक कोशिकाएं जो बढ़ती नहीं है उसको सपोर्ट प्रदान करती है। मनुष्य और अन्य जानवर किस प्रकार के पोषण का प्रदर्शन करते हैं, तो विषम पोषी है मनुष्य और अन्य जानवर। उसमें पोषण का जो प्रकार है वो होलोजोइक है। होलोजोइक पोषण में होता क्या है, भोजन को अंतःग्रहण करते हैं मानव, उसके बाद उसको क्या करेंगे, पचाएंगे, अवशोषित करेंगे, स्वांगीकरण करते हैं। ये सभी इस प्रकार की जो प्रक्रिया सक्षम रहते हैं जीव, वो होलोजोइक पोषण के अंतर्गत आते हैं। होलोजोइक पोषण एक प्रकार का विषमपोषी पोषण है। होलोजोइक जीव शरीर के बाहर अपने भोजन को पचा नहीं सकते, शरीर के अंदर ही पचाते हैं। तो मानव वगैरह अन्य जानवर होलोजोइक पोषण का प्रदर्शन करते हैं। कई कौन से हैं, बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन बहुविखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम है बहुविखंडन अलैंगिक प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो मूल कोशिका है वो कई संतति कोशिकाओं में विभाजित है, जैसे प्लाज्मोडियम है, स्पिरोजोआ है, ये सभी होते हैं इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन एक बीज जनित रोग नहीं है, ठीक है, एक बीज जनित रोग नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आलू का मोजेक एक बीज जनित रोग नहीं है। ये विषाणु से होने वाली बीमारी है जो आलू के पौधे को प्रभावित करती है, मोजेक डिजीज। 411 मानव हृदय के किस कक्ष की मांसपेशी सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी मांसपेशी है वो किस चैम्बर की, किस कक्ष की होती है। देखिए वैसे आपको पता नीले की मांसपेशी है वो आलिन की तुलना में अधिक मोटी होती है, क्योंकि हृदय से रक्त को पंप कौन करता है, नीले करता है, जिसके लिए अधिक ताकत और बल की आवश्यकता है। तो नीले की मांसपेशी आलिन की तुलना में अधिक मोटी है, तो आंसर तो नीले होगा, लेकिन कौन सा, बायां या फिर दायां। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दाएं और बाएं नीले के बीच में क्या अंतर है। देखिए बायां नीले में अधिक मोटी मांसपेशी किस नीले में, बाएं नीले में अधिक होती, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को हृदय से बाहर पंप करने के लिए अधिक ताकत की आवश्यकता है। हृदय से बाहर ऑक्सीजन को पंप करना है, इसके कारण दायां नीला फेफड़ों में रक्त पंप करता है, लेकिन बायां नीले है वो शरीर के सभी हिस्से हैं उसमें ब्लड को पंप करता है। तो बाएं नीले में मांसपेशी सबसे मोटी होगी, 411 का विकल्प ही। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिठाई बनाने और खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये मिठाई और खाद्य डाइसेकेराइड है, 412 का बी करेक्ट है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें जैसे मोनोसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट में, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह आ जाते हैं, जो ग्लूकोज रक्त शर्करा है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हैं, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च वगैरह, ग्लाइकोजन, स्टार्च ये आ जाते हैं। तो सुक्रोज है वो क्या है, सामान्य चीनी है, मिठाई की तैयारी में इसका उपयोग किया जाता है। सुक्रोज है जो भोजन परिरक्षक के रूप में भी कार्य करती है, तो वो है सुक्रोज यानी डाइसेकेराइड है। स्टार्च क्या कार्य करती है, भंडारण, जो ऊर्जा का भंडारण है
है वो स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं में क्लोरोफिल किससे संबंधित होता है? तो ये होता है दोस्तों झिल्लीदार पुट्टिका से। प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक जीवाणु, यूकैरियोटिक विकसित है, प्रोकैरियोटिक है वो विकसित केंद्रित नहीं होता उसमें। तो प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका के साथ संबंधित, जैसे यूकैरियोटिक में क्या होता है क्लोरोफिल लवक के साथ जुड़ा है, लेकिन इसमें झिल्लीदार पुट्टिका करेक्ट हो जाएगा। बिना निषेचन के एक फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। बिना निषेचन के फल का विकास पार्थेनोकार्पी। जेलीफिश किस प्रकार के फाइलम का उदाहरण है? जेलीफिश है उसमें फाइलम कौन सा है? जेलीफिश का पूछा है तो इसमें निडारिया हो जाएगा। फाइलम है निडारिया, जिसके अंतर्गत आपके निडारिया में जेलीफिश भी आता है, हाइड्रा भी आता है, कोरल भी आता है, जो अलैंगिक प्रजनन इसमें होता है फाइलम में, निडारिया में। तो जेलीफिश इसका एक उदाहरण है। जेलीफिश वास्तव में एक अकशेरुक जो रीढ़ की हड्डी के बिना है, मछली नहीं है ये एक तरीके से। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, फल पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा? पपीता का मध्य फल भित्ति। पपीता का जो खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति, जो अंतर फल भित्ति और बाह्य फल भित्ति है ना, इसके बीच के फल का जो भाग है वो मध्य फल भित्ति है। अब जैसे कि मैं बात करूं, मांसल थैलेमस है, ये किसका खाने योग्य भाग है? तो आप कहेंगे ये तो है एप्पल का, सेब का है। इसके अलावा नाशपाती का भी है, नाशपाती, सेब है, काजू वगैरह, मांसल थैलेमस है खाने योग्य भाग। अंतःफल भित्ति किसका है? खीरा का है। बीज कोष किसका है? बीज कोष जो अंगूर आप कहेंगे ऐसा उदाहरण है इसका। और कौन सा? खजूर भी है, खजूर, अंगूर है, अमरूद वगैरह है, और सेब, नाशपाती मांसल है। केला मध्य फल भित्ति है ना, वो केला हो जाएगा। जैसे ये आम है, पपीता है, ये इसके अंतर्गत। घोंगा है, स्नेल है, ये किस समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके चूर्ण प्रावार। आप कहेंगे ये कौन सा है? ये है दोस्तों मोलस्क। जो मोलस्का है घोंगा इसी से संबंधित हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा के बाद यही मोलस्का दूसरी सबसे बड़ी अकशेरुक समुदाय है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? कीट भक्षी कौन सा नहीं है? डिस्कीडिया है। डिस्कीडिया है, ये कीट भक्षी नहीं है, गैर कीट भक्षी है। कीट भक्षी है कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है? जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो कीट भक्षी पौधे वे होते हैं जो अपना पोषण का अधिकांश हिस्सा उन कीटों से प्राप्त करते हैं जो उन्हें फंसाते हैं एक तरीके से। कुछ पौधों में हस्टोरिया है। हस्टोरिया क्या होता है पौधों में? हस्टोरिया शोषक जड़ें होती है एक तरीके से। अब देखिए जो ये हस्टोरिया का क्या मतलब है, इसमें दोस्तों एक होस्टोरियम परजीवी कवक का हिस्सा है जो अपने मेजबान के उत्तकों से पोषक तत्व खींचता है। अब पोषक तत्व खींच रहे हैं नीचे से, तो जड़ों के माध्यम से खींचा जाएगा, तो हिस्टोरिया क्या है? शोषक जड़ें हो जाएगी। 419 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को किससे स्रावित किया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोन किस में जाता है? डायरेक्टली ब्लड में जाता है, बहिस्रावी में वाहिनी से जाता है। तो रक्त 420 का ए करेक्ट है। अंतिम सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, इजी सवाल है। ये आपके बायोलॉजी के टोटल 421 सवाल हैं, जिसमें लेवल वाइज जैसे स्मार्ट बुक में थे, ये लेवल 3 वाले सवाल है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और टफ वाले सवाल हैं। तो 421 सवाल थे आपके बायोलॉजी के। टोटल 1000 क्वेश्चन है, इसमें से 421 कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें बायोलॉजी एक तरीके से पूर्ण कवर हो गई है। और बाकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के सवाल जल्द कवर होने वाला है। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाकी यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ऑफर है, 12 के बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी है। टीटीजी के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। धन्यवाद।